बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल नॉलेज का हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जनरल नॉलेज से मुराद जो आपका पेपर होता है, जो कोर्स कंटेंट आना होता है, उसमें कुछ सब्जेक्ट शामिल होते हैं। उन सब्जेक्ट्स में एवरीडे साइंस, मैथमेटिक्स, इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और इंग्लिश आ जाता है। ये टोटल 10 सब्जेक्ट होते हैं जो जनरल नॉलेज कहलाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप जिस सीट के लिए अपेयर होने जा रहे हैं उसमें इनमें से कितने सब्जेक्ट में से पेपर आएगा। आप लोग का अगर सब्जेक्ट का टेस्ट है, किसी पीपीएससी का है या जो है आपका एफपीएससी का है या किसी और ऑर्गेनाइजेशन का है, तो उसमें तो ऑलमोस्ट 10 के 10 सब्जेक्ट में से ही पूछा जाता है। लेकिन आमतौर पे एफपीएससी में, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में, जैसा कि जिन लोगों ने अप्लाई किया इंटेलिजेंस ब्यूरो में, आप में से जिन लोगों ने उस पर भी अप्लाई किया हुआ है, उसने उसमें बता दिया कि मैंने इन 6 सब्जेक्ट में से पेपर लेना है। जिन लोगों ने एएसएफ में अप्लाई किया, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में, उसने बता दिया मैंने इन वाले 6 सब्जेक्ट में से पेपर लेना है। और आमतौर पे इन्हीं सब्जेक्ट में से पेपर आता है। लेकिन जो पीपीएससी का पेपर होता है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसमें ये 3 सब्जेक्ट अजाफी तौर पे आ जाते हैं। आमतौर पे मेरे जो भी कोर्सेज हैं वो 2 मंथ के होते हैं, उनमें ये इंक्लूड नहीं होता। ठीक है। पार्ट ज्योग्राफी, कंप्यूटर और उर्दू, ये प्योरली हैं पीपीएससी से रिलेटेड, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो आपके पेपर होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस ऑफिसर की अभी सीटें आई, आप लोगों को मैंने कहा भी उसमें अप्लाई करें, अच्छी सीटें हैं। आप में से कईयों ने अप्लाई किया होगा। और भी जीके बेस्ड जो है वो सीटें आती रहती हैं, पब्लिक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आती रहती हैं, फेडरल में भी आती रहती हैं। हर मंथ कोई ना कोई सीटें आती रहती हैं। आप में से काफी कैंडिडेट ऐसे हैं जो भी पिछली सीटें, जिसमें आईबी की सीटें, इंटेलिजेंस ब्यूरो पे अप्लाई किया हुआ है, कुछ ने आप में से एएसएफ में अप्लाई किया हुआ है, कुछ ने आप में से जो है वो एमओडी पे अप्लाई किया, और एमओडी का तो पेपर उन्होंने ले भी दिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आईएसआई का। अब रिसेंट सीटें आई जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो की सीटें थी, सॉरी, पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस ऑफिसर की सीटें थी, 14 स्केल था, बड़ी अच्छी सीटें थी, कुछ ने उसके अंदर अप्लाई किया। और कुछ जो है वो अपने जो सब्जेक्ट का पेपर होता है, जैसे पीएआरसी का पेपर है, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल का, उसमें भी 30 मार्क्स का आपका जनरल नॉलेज आना है। तो जनरल नॉलेज को बेसिकली कोई ऐसी चीज नहीं होती कि आप समझें कोई कोई एक फाइल है जिसके अंदर से आपका जो है वो पेपर आ जाना है। इसके लिए आपको फुल फ्लेज इन सब्जेक्ट्स को तैयार करना पड़ता है। 2 तरीके से तैयार करना पड़ता है। एक, आप पास पेपर्स को स्टडी करते हैं। सेकेंडली, आप लोग हर एक सब्जेक्ट को जो है वो पर वीक की बेसिस पे लगा लें, या कुछ सब्जेक्ट के लेक्चर ज्यादा होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स के लेक्चर कम होते हैं। कोई सब्जेक्ट 8 लेक्चर्स में हो जाता है, कोई सब्जेक्ट सिर्फ 3 से 4 लेक्चर्स में हो जाता है। तो उसको आप लोगों ने सब्जेक्ट्स को एक एक करके भी कवर करना होता है। और ये देखिए, सम टाइम जॉब जो है वो आपको वो जॉब ऑफर करते हैं जी, 17 ग्रेड की इंटेलिजेंस ब्यूरो की, 100 नंबर का एमसीक्यू का टेस्ट ले लें जनरल नॉलेज का। तो आपका क्या ख्याल है, कोई वो जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो या आईएसआई में आपने एडी लगना है, तो कोई बच्चों वाला काम है कि कोई छोटी मोटी कोई नोट्स हैं जैसे यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे, लास्ट नाइट स्टडी, वो स्टडी करके आप सिलेक्ट हो जाएंगे? ऐसा हरगिज नहीं है। जनरल नॉलेज का पार्ट चाहे आपके सब्जेक्ट में 20 नंबर का आना है, 30 नंबर का आना है, या 100 नंबर का पेपर है, तैयारी एक जितनी ही करनी पड़ती है। या आपकी तैयारी है या आपकी तैयारी नहीं है, बीच का कोई रास्ता होता ही नहीं है। ये मार्क्स जो हैं वो हर सब्जेक्ट को कवर करने के बाद मैटर करते हैं। फिर होता यह है कि आप लोग जब जनरल नॉलेज कवर करते हैं, कोई किसी एरिया में स्ट्रोंग होता है, कोई किसी एरिया में वीक होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे का साइंस का स्टूडेंट है, उसका एवरीडे साइंस का पोर्शन उसको बहुत इजी लगेगा,
क्योंकि उसने सारी जिंदगी ही साइंस पढ़ी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन्हीं चीजों से रिलेटेड, और एवरीडे साइंस में इन्हीं चीजों में से आमतौर पे ज्यादा पूछा जाता है। एक आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए ये इकोनॉमिक्स का फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है या स्टैट्स का स्टूडेंट है, उसके लिए बहुत मुश्किल है ये सब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि उसने कभी एवरीडे साइंस पढ़ी ही नहीं। लेकिन इससे अगला सब्जेक्ट अगर हम बात कर लें मैथमेटिक्स की, तो वो इकोनॉमिक्स का और जो आर्ट्स का स्टूडेंट है उसका पढ़ा हुआ है। उसको छोटे छोटे फार्मूले, एवरेज निकालना, अरिथमेटिक मीन निकालना, जो है परसेंटेजेस निकालना, रेशियोज निकालना, उसके लिए फिंगर टिप्स का काम है। लेकिन एक साइंस के स्टूडेंट के लिए ये चीज मुश्किल हो जाती है। फिर इंग्लिश आ जाती है फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट। एक अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा पढ़ा हुआ है तो उसके लिए इंग्लिश या उसकी वोकेबलरी इजी होती है। खासकर जो इंजीनियर और डॉक्टर्स होते हैं, अगर जो है उन लोगों ने एफएससी के बाद एंट्री टेस्ट वगैरह पास करने के लिए जीआरई की वोकेबलरी याद की, तो उनके लिए थोड़ी सी इंग्लिश आसान हो जाती है, दूसरों के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो ये एक मिला जुला तासुर होता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। ये 8 से 10 सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर हर किसी की ग्रिप नहीं है, पढ़ना ही पड़ता है इन सब्जेक्ट्स को। ठीक है। और इन सब्जेक्ट्स को जो कवर करने के लिए फिर हमारी स्ट्रेटेजी यही है कि पर वीक की बेस पे या 8 से 10 दिन में एक सब्जेक्ट को कवर किया, साथ साथ उसके पास पेपर पढ़े, वीकली बेसिस पे उनका टेस्ट दिया। और इसी तरह 2 महीने के अंदर अंदर जो हमारा कोर्स है उसके अंदर हम 6 से 7 सब्जेक्ट जो हैं उनको टच कर लेते हैं, जिसमें से हमारा पेपर आना होता है। अलबत्ता जो लोग पीपीएससी की सीटों पे अप्लाई करते हैं जनरल नॉलेज, उनके लिए 3 सब्जेक्ट अजाफी हैं। उसके लिए थर्ड मंथ लगाना पड़ता है, जिसमें ज्योग्राफी, कंप्यूटर और उर्दू आ जाता है। और आम तौर पे लेकिन पीपीएससी के पेपर होते ऐसे हैं कि विद इन 1 मंथ आपका पेपर हो जाता है। एडवर्टाइजमेंट आती है, आप अप्लाई करते हैं, 1 महीने बाद आपका पेपर हो जाएगा। सिमिलरली जो आप में से डीवीएम के हैं, वेटरनरी ऑफिसर की सीटें आएंगी ना, आप लोगों की एडवर्टाइजमेंट आएगी, 1 महीने बाद पेपर हो जाएगा, आपको तैयारी करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो तैयारी सीट की आपने किसी भी पहले से करके रखनी होती है। लेकिन हमें जब तक सर पे पड़ती नहीं है ना, हम चीजों को नहीं तैयार करते। इसकी ब्लाटेंट एग्जांपल, वाजिया एग्जांपल मेरे पास तो होती है। जब भी जो पेपर आता है ना, अभी पिछले वीक में एमओडी का पेपर हुआ है, आईएसआई का, मुझे स्टूडेंट्स कांटेक्ट करना शुरू कर देंगे, सर मटेरियल दे दें, सर बुक्स दे दें, सर नोट्स दे दें। यार 17 ग्रेड की आईएसआई की जॉब है, आपका क्या ख्याल है 1 वीक में आप उसकी तैयारी करके, और जो लोग 6 6 जो है महीने या साल से बैठे तैयारी कर रहे हैं, वो जो है कोई पागल है जो वो लगे पड़े हैं इतने अरसे से। तो चीजों को टाइम देना पड़ता है, फिर ही जाके चीजें क्लियर होती हैं। ठीक है। चले, ये तो कुछ मोटिवेशनल चीजें हो गई, मोटिवेशनल पॉइंट हो गए। अब हम आज जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जी एवरीडे साइंस का सब्जेक्ट। एवरीडे साइंस पहले हमें समझना होगा कि एवरीडे साइंस कहते किसको हैं जी। देखिए, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स दैट गो इन डेली लाइफ दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू साइंटिफिक प्रैक्टिसेस। इट इज आल्सो important for us to recognize the science that is all around us। सिंपल अल्फाज में शायर इस शेर में कहता है कि हमारी डेली लाइफ में हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जिनमें साइंटिफिक कोई ना कोई क्लू इन्वॉल्व है, कोई ना कोई उसके पीछे साइंस है। उस साइंस को स्टडी करना एवरीडे साइंस कहलाता है। हमारी एवरीडे, हर रोज की रोजमर्रा जिंदगी में जो हम चीजें कर रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द फिनोमिना हो रहे हैं, उनमें कोई ना कोई साइंस इन्वॉल्व है। उनको स्टडी करना एवरीडे साइंस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, रमजान का महीना चल रहा है, मोस्टली लोग घरों में दही जमाते होंगे। आप दूध के अंदर थोड़ा सा वो दही लगाते हैं और कुछ घंटे उसको रखते हैं और दही बन जाती है। तो देयर इज ए साइंटिफिक फिनोमिना बिहाइंड दैट। ऐसे कैसे हो गया कि दूध में आपने थोड़ा सा दही डाला और वो सारा ही दही बन गया? कोई ना कोई तो उसके पीछे रीजन होगी ना। आप फ्रिज में कोई चीज रखते हैं, वो ठंडी हो जाती है,
फ्रिज के अंदर उसका कंप्रेसर है, आखिर उसके अंदर कोई ऐसी गैसेस मौजूद हैं, कोई ऐसी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से आपकी वो जो चीज आप रखते हैं वो ठंडी हो जाती है। ओवन है, ओवन के अंदर आप गर्म करने के लिए कोई चीज रखते हैं, बटन दबाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चलती है, आखिर उसमें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है कोई वेव्स हैं ना जिसकी वजह से चीज वो गर्म हो रही है। तो ये फिनोमिना आम तौर पे हम कोई ऐसे आलम फादल या कोई अरस्तू के बच्चे तो है नहीं कि हर वक्त ये चीज नोट करते रहे कि फलां चीज कैसे हो रही है, क्लॉक चल रहा है तो वो किस तरह से उसकी ग्रेविटी हो रही है या ये हो रही है। लेकिन लेकिन जो हमारे टेस्ट हैं उनके अंदर ये रिक्वायरमेंट है एग्जामिनर की कि हमें इन चीजों का पता होना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द जो फिनोमिना हो रहे हैं उनके पीछे क्या साइंस इन्वॉल्व है। तो इस सब्जेक्ट में बेसिकली हमने उन्हीं फिनोमिनास को कवर करना होता है। अगर आप इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो बड़ा मजे का सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप इसको बोरिंग समझ के पढ़ेंगे तो फिर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? एग्जामिनर ने पूछना ही पूछना है। आपकी पसंद नापसंद की वजह से किसी सब्जेक्ट पे एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको बाय हुक और बाय क्रुक उस सब्जेक्ट पे ग्रिप हासिल करनी ही करनी है। और ये जो सब्जेक्ट हैं 6 से 7 जो हमने देखने हैं, इसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपकी नेचर को अच्छे लगेंगे और कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो आपको बहुत ज्यादा बोरिंग लगेंगे। रिगार्डलेस ऑफ दैट, आपको वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का हिस्सा है, आपको वो कवर करने हैं। आप अगर एक सब्जेक्ट भी छोड़ते हैं तो समझ लें कि आप मेरिट क्राइटेरिया से आउट हो गए, क्योंकि आपके सामने है चीजों का जो मेरिट है वो कितना ज्यादा जाके बनता है। एक सीट आती है उसके ऊपर कितने कितने जो है सैकड़ों की तादाद में एक सीट के ऊपर एप्लीकेंट होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हमें गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है तो हमें स्टडी करनी पड़ेगी। अभी कुछ अच्छी नवीद ये है, अच्छी चीजें ये हैं कि और भी जॉब्स आ रही हैं। अभी आपने देखा मोटरवे के अंदर 2300 जॉब्स आई हैं, लेकिन उसमें एफ ए जस्ट रिक्वायरमेंट है, गाड़ी का लाइसेंस होना चाहिए और 25 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। आप लोग तो उस कैटेगरी में नहीं है, यूनिवर्सिटी के में हैं, आमतौर पे 25 से ऊपर के होंगे और शायद ड्राइविंग लाइसेंस भी ना हो। आपकी अगर कोई फैमिली में मौजूद है तो आप उसको अप्लाई करवा सकते हैं, जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की। अच्छी जॉब है, मोटरवे एक बड़ा अच्छा अदारा है। अदारा कौन सा है ये लाजमी तौर पे देखा जाना चाहिए जॉब पे अप्लाई करते वक्त। पहली बात तो ये है कि अगर जॉब है ही नहीं फिर तो जो मर्जी अदारा अप्लाई कर दें। कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है, परमानेंट है, ये सवाल जवाब में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जा और अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं फिर अगर मगर में आप देखें कि यार ये अदारा क्या है, इसकी पे पैकेजेस क्या है, तो जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की जैसे मैंने आपको बताया 2300 जॉब, बड़ी अच्छी तादाद में जॉब है। सिमिलरली एजुकेटर्स की जॉब्स भी आने लगी हैं जो आप लोगों के अपने अपने सब्जेक्ट हैं। डीवीएम वाले उन पे अप्लाई नहीं कर सकते। एजुकेटर की पिछले 4-5 साल जॉब्स नहीं आई, लेकिन सुनने में आ रहा है समरी तैयार हो रही है, 33,000 सीटें आने लगी हैं एजुकेटर्स की। उनमें भी जनरल नॉलेज बेस्ड 50% जनरल नॉलेज होता है, 50% आपका सब्जेक्ट होता है। वो ईएसटी की सीट है, पीएसटी की सीट है, एसएसटी की सीट है, उस वाइज थोड़ा सा उसका सिलेबस डिफरेंट होता है, वो जब एडवर्टाइजमेंट आती है हमें तब पता लगता है। सिमिलरली बाकी भी डिपार्टमेंट्स में ये समरियां मूव कर दी गई हैं कि जो खाली सीटें पड़ी हैं उनके ऊपर अपॉइंटमेंट्स की जाएं। तो वो उसी सूरत में जब आपकी तैयारी होगी तो पेपर में अपेयर होंगे ना। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो यकीन करें 1000 सीटें भी आ जाएं आपके लिए वो बेकार ही है। और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो 4-5 सीटें भी है ना, वो फौरन आप उसके ऊपर क्लिक कर जाएंगे। कुछ एफपीएससी के थ्रू भी हैं, कुछ पीपीएससी के थ्रू भी हैं। अभी रमजान का मंथ भी चल रहा है, अभी ऑफिस वगैरह की वर्किंग वैसे ही कम है, तो ईद के बाद आप देखेंगे कि कुछ जो है ना जॉब्स आना शुरू हो जाएंगी। एफपीएससी में भी है, पीपीएससी में भी है। और आप लोगों के जो अपने प्रोविंसेस हैं, आप में से कुछ लोग गिलगित बल्तिस्तान से हैं, कुछ लोग जो हैं वो बलोचिस्तान से हैं, कोई केपी के से है, वहां वहां भी सीटें जो हैं कमीशन में दिए जाने का सोचा जा रहा है। क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट बनी है ना वो इस तरह से गवर्नमेंट बनी है, हर प्रोविंस में अलहदा गवर्नमेंट है, हर किसी को अपनी वर्थ प्रूव करनी है। पंजाब है तो पंजाब में नून लीग को ये दिखाना है कि वो काम करते हैं। सिंध है तो पीपल्स पार्टी को ये दिखाना है कि उन्होंने काम किया है। केपी के है तो अली मीन गंडापुर पीटीआई ने ये दिखाना है कि वो वहां पे काम कर रहे हैं।
तो इस कंपटीशन के अंदर हो सकता है कि आवाम का कुछ ना कुछ फायदा हो जाए। तो देखिए, एवरीडे साइंस हम देख रहे थे, इसी में मैंने आपको एग्जांपल बताई कि देखिए, दही बन जाता है मिल्क से, आखिर उसके पीछे कोई साइंस इन्वॉल्व है ना। बेसिकली इसमें लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जो अंदर जाके उसकी फर्मेंटेशन वगैरह करता है और दूध को वो दही में चेंज कर देता है। सिमिलरली, हाई टेम्परेचर पे जब आप ब्रेड को बेक करते हैं, ये बेकरी आइटम्स जो हैं वो बन जाते हैं, बिस्किट्स हैं या फ्रूट केक्स हैं, वो किस तरह से बनते हैं, उनके अंदर भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। यीस्ट डाली जाती है, एक ऑर्गेनिज्म है यीस्ट, वो डाली जाती है और फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है और प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। ये सारी चीजें आपको आगे एमसीक्यूज फाइल में दी भी जाएंगी और बताया भी जाएगा। यहाँ पे जस्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है कि एवरीडे साइंस में ये चीजें आती हैं। फिर एवरीडे साइंस जो है वो, उसकी जो बड़ी तीन ब्रांचेज हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। लेकिन ये यहीं तक कन्फाइंड नहीं है। हम अगर, मैं आपको एमसीक्यूज की फाइल्स भेजूंगा, कुछ पास पेपर्स भेजूंगा, तो आप उसमें देखेंगे कि एमसीक्यूज सिर्फ कन्फाइंड नहीं है कि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पूछे, बल्कि स्पेस साइंस है, उसमें से भी पूछा जाता है। अर्थ साइंस है, ठीक है। इसके अलावा आपकी बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, एस्ट्रोनॉमी है, एंड सोन, और भी काफी सारे सब्जेक्ट हैं। अब इसका क्या मतलब है कि हमें सारे सब्जेक्ट्स की क्या बुक खोलनी पड़ेगी, या हमें मतलब इतने सारे सब्जेक्ट्स को हम किस तरह से फिर कवर करेंगे? तो उसका तरीकाकार ये है कि जो इन सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो एक एक लेक्चर में करके हम उनको स्टडी करेंगे। आपकी न्यूट्रिशनल साइंस है, ठीक है, आप लोगों की अर्थ साइंस है, उनमें से भी चीजें आती हैं। तो हम उनको छोटे छोटे टॉपिक्स में कन्वर्ट करके जो उनमें से पूछा जाता है, सारे उन्होंने डीप नहीं जाना, आपसे मास्टर्स लेवल के सवाल नहीं पूछ लेने। अगर वो एस्ट्रोनॉमी से पूछ रहा है तो मास्टर्स लेवल के उसने सवाल नहीं पूछने, उसने सिर्फ उसका ओवरव्यू आपसे पूछना है। एवरीडे साइंस में जस्ट सुपरफिशियल ओवरव्यू चीजों का पूछा जाता है। कुछ हमारे लेक्चर्स के थ्रू कवर हो जाता है और कुछ हम पास पेपर्स और फाइल्स में देखते हैं, तो जो कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है एवरीडे साइंस का जो स्टैटिक है। कुछ हमारे सब्जेक्ट होते हैं स्टैटिक और कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो हर वक्त चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, करंट अफेयर्स का अगर आपका एक सब्जेक्ट है जो जनरल नॉलेज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो जनरल नॉलेज में जो करंट अफेयर है वो डेली बेसिस पे चेंज हो रहे हैं। पाकिस्तान की में अंदर भी जो डेवलपमेंट्स हैं, कभी कोई वजीर बन रहा है, कोई मशीर बन रहा है, कभी कोई समिट हो रही है, कोई मुआहदा हो रहा है, कोई डील्स हो रही हैं, बजट अनाउंस हो रहा है, चीजें चेंज हो रही हैं ना। दुनिया में भी आलमी लेवल पे भी चीजें चेंज हो रही हैं, कहीं पे इलेक्शन हो रहे हैं, कहीं पे कोई जीत रहा है, कहीं पे कोई हार रहा है, कहीं पे जलजला आ रहा है। करंट अफेयर्स की मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। चीजें चेंज हो रही हैं, आपको अपडेट रहना पड़ता है। एवरीडे साइंस में ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरीडे साइंस एक स्टैटिक सब्जेक्ट है। कुछ फाइल्स हैं, कुछ लेक्चर्स हैं, उन्हीं में से ही आना है, उससे बाहर नहीं आना। तो इसको इजीली कवर किया जा सकता है बानिस्बत कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स के, जैसे मैंने एग्जांपल आपको करंट अफेयर के सब्जेक्ट की दी है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी सोलर सिस्टम पे। सोलर सिस्टम से मुराद वो सोलर सिस्टम नहीं जो हम छतों पे लगवा लेते हैं। सोलर सिस्टम से मुराद हमारा निजाम शमसी, निजाम शमसी जिसको हम पढ़ते आए हैं आज तक। शम्स कहते हैं सूरज को, तो वो वाला सोलर सिस्टम। इसमें ना प्लैनेट से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। पास पेपर्स आप जब स्टडी करेंगे ना, उसके अंदर आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि प्लैनेट से रिलेटेड एमसीक्यूज एग्जामिनर बहुत ज्यादा पूछता है, या सन से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड, मून से रिलेटेड। तो वो सारे हमारे इस टॉपिक के अंदर कवर होते हैं सोलर सिस्टम के अंदर। तो सोलर सिस्टम बेसिकली क्या है? सन एंड इट्स फैमिली,
सूरज और उसका खानदान। हमारी जो बेसिकली ये है ना, निजाम शमसी, उसका मेन महवर सूरज है। ये सन है। और सन के गिर्द बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो मूव करते हैं, राउंड चक्कर लगाते हैं, जिसमें हमारी जमीन भी है। जितने भी प्लैनेट्स हैं कितने टोटल? जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। पहले तो ये एक बहुत बड़ा नो है, माशाल्लाह। 8 9। अच्छा। ये तो आप लोगों ने धुवी दां में डाल दिया है। वेरी गुड, 7 भी हैं। 8। अब बात हो रही है 7 8 और 9 के दरमियान वाली। चलो जो 9 वाला है ना, वो तो चलो नेपच्यून को और प्लूटो को, वो 2006 तक की कैटेगराइजेशन थी उसने, मेरा ख्याल है तब मैट्रिक किया होगा। तब के मुताबिक 9 थे। लेकिन ये जो 7 वाला है ना, ये कान पकड़ ले। आप एक प्लेनेट को रिमूव कर रहे हो। टोटल 8 प्लेनेट है यार। तो 9 की तो चलो समझ आती है, क्योंकि पहले 9 होते थे। 2006 में एक प्लेनेट को निकाल दिया गया प्लेनेट की डेफिनेशन में से, और पीछे 8 प्लेनेट रह गए। प्लूटो को निकाल दिया गया, वो मैं रीजन भी बताता हूँ क्यों निकाला गया। लेकिन ये जो 7 कह रहे हैं, वो एक और को भी निकाल रहे हैं बीच में से। चलें खैर, आपने चलें ये तो किया, जवाब तो दिया। उनसे तो बेहतर है जिन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। टोटल 8 प्लेनेट है जी। पहले कभी 9 होते थे। प्लूटो भी एक प्लेनेट था यहाँ पे करके। लेकिन उसको जो है 2006 में साइंटिस्ट ने डेफिनेशन कर दी प्लैनेट्स की। प्लैनेट क्या होगा? प्लैनेट वो ऑब्जेक्ट होगा जो ऑलमोस्ट राउंड होगा। 9 के 9 राउंड थे। प्लैनेट वो ऑब्जेक्ट होगा जो सूरज के गिर्द घूमता होगा। 9 के 9 सूरज के गिर्द घूमते थे। तीसरा पॉइंट उन्होंने एक ऐसा डाल दिया साइंटिस्ट ने, जिसकी वजह से प्लूटो को जो है वो प्लैनेट की डेफिनेशन से निकलना पड़ा। तीसरा पॉइंट डाला गया साइंटिस्ट की तरफ से कि प्लेनेट वो ऑब्जेक्ट होगा जो अपना पाथवे क्लियर करता होगा और किसी चीज के साथ टकराता नहीं होगा। प्लूटो, इधर ये जो आपको पत्थर पत्थर से नजर आ रहे हैं, जिनको आस्ट्रॉइड बोला जाता है, उनसे टकराता था। तो जी, इसको, प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल दिया गया। और इसको एक और कैटेगरी है जिसको बोलते हैं डवार्फ प्लैनेट, छोटे प्लेनेट, बोने प्लेनेट, वो तादाद में 5 है। उस कैटेगरी में डाल दिया गया। तो अब जो प्लैनेट्स हैं उनकी तादाद टोटल 8 है। और ये सारे प्लैनेट जो हैं वो सूरज के गिर्द जो हैं गर्दिश करते हैं। अच्छा, एक पुराना कंसेप्ट ये था। अच्छा, मुझे तो वैसे ना ये बड़ा मजे का सब्जेक्ट लगता है जो है ना, जियोग्राफी वाला। पीएमएस के पेपर्स में भी मैंने जियोग्राफी को अडॉप्ट किया था। कई लोगों को ये बड़ा रफ बातें लगती हैं, ये सूरज, जमीन, चांद, सितारे। तो लेकिन अगर आप नेचर को गौर करें ना, नेचर के ऊपर करें, तो आप देखते हैं सूरज सुबह निकलता है कहाँ से? कहाँ से निकलता है सूरज? सामने वाले घर से ना कह देना, वो सूरज, उस सूरज की बात नहीं कर रहा। सूरज ईस्ट से, मशरिक से निकलता है। हाँ जी, उस सूरज की बात हो रही है। सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है। जब हम सूरज की तरफ देखते हैं जमीन पे खड़े, तो बजाहिर तो ये लगता है कि सूरज जमीन के गिर्द घूम रहा है। एक तरफ से निकला, दूसरी तरफ चला गया। लग तो ये रहा है कि अपना वो चक्कर ऐसे काटता है। तो पुराने जमाने में कंसेप्ट यही था कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है। फिर एक साइंटिस्ट आ गया, गैलीलियो, अंग्रेज साइंटिस्ट था। और ना क्रिश्चियंस की जो बुक्स हैं, उसमें जो उसका अपने हिसाब से उन्होंने, जो भी उनके पादरी पुराने वक्त के थे, वो ये
उनका अकीदा था कि सूरज जो है वो जमीन के गिर्द ही घूमता है। गैलीलियो ने कोई टेलीस्कोप स्कूप इजाद कर ली, उसके जरिए वो खला में चीजें देखने लग गया। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। सिर्फ जमीन नहीं, बाकी के सारे आठों के आठ प्लानिट और इसके अलावा और भी कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें ये वट्टे वट्टे से आपको नजर आ रहे हैं पहाड़, इन्हें आस्ट्रॉइड बोला जाता है। कुछ और ऑब्जेक्ट हैं उनको मेटियोराइड बोला जाता है। एक और ऑब्जेक्ट है उसको कॉमेट्स बोला जाता है। ये सारे उसने कहा सूरज के गिर्द घूमते हैं। बेसिकली सूरज महवर है। जब क्रिश्चियन पादरियों ने ये चीज सुनी, उसने कहा ये हमारी दीनी बुकों से, रिलीजियस बुकों से इख्तलाफ कर रहा है, ये बंदा काफिर है। अब वो जब जिस टाइम पे उसने बात की, टेक्नोलॉजी उस लेवल तक नहीं थी कि वो चीजों को साबित भी कर पाता। उसने तो अपनी एक टेलीस्कोप इजाद की हुई थी जिसकी मदद से वो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था। तो गैलीलियो को फांसी दे दी गई दीन के खिलाफ जाने के जुर्म में। लेकिन बाद में जब साइंस ने डेवलपमेंट की, आपके सैटेलाइट्स बन गए, लोग जो हैं स्पेसशिप्स के जरिए ऊपर जाने लग गए, तो ये चीज साबित हुई कि गैलीलियो वाज राइट। वो ठीक कहता था कि सूरज महवर है और सारी चीजें सूरज के गिर्द घूमती हैं। ठीक है, जिसमें हमारे 8 प्लेनेट, आपको मैं बताता हूँ कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो घूमते हैं। 8 प्लेनेट, 5 ड्वार्फ प्लेनेट, मून, चांद। ये चांद बेसिकली प्लैनेट्स के गिर्द घूमते हैं। लेकिन चूंकि प्लैनेट सूरज के गिर्द घूमते हैं, तो जब वो सूरज के गिर्द घूम रहे होते हैं तो चांद भी इनडायरेक्टली सूरज के गिर्द ही घूम रहे हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझ लीजिएगा। बल्कि आगे चल के मजीद भी इसको मैं आपको क्लियर कर दूंगा। जितने प्लैनेट हैं वो किसके गिर्द घूमते हैं? सूरज के। और जो चांद हैं वो प्लैनेट्स के गिर्द घूमते हैं। चांद की तादाद भी डिफरेंट है। हर प्लेनेट के अलग अलग चांद हैं। कुछ प्लेनेट ऐसे हैं जिनके मोर देन 100 मून भी हैं। उस प्लेनेट के ऊपर आप जाएं तो आपको 100 चांद नजर आएंगे। जमीन का सिर्फ एक चांद है। आप लोगों के कितने कितने चांद हैं? वो जिसे चंदा चंदा कहते हैं। तो अपना मार्स जो है, मुरीख, उसके 2 चांद हैं, फोबोस एंड डेमोस। ये आगे चल के हमारी ये चीजें कवर होंगी भी। टोटल 293 चांद है जी। कोई चांद नहीं है। फिर आपका हो गया पेपर पास। जब यही किस्मत नहीं चली तो पेपर में क्या चलनी है? अच्छा, टोटल 293 चांद है जी, जो 8 सियारों के गिर्द घूमते हैं। किसी के गिर्द एक चांद घूमता है, किसी के गिर्द दो घूमते हैं, किसी के गिर्द जो है 27 है, किसी के गिर्द 16 है, किसी के गिर्द 140 है। जिसकी सरकारी नौकरी हो जाए उसके गिर्द चांद घूमते हैं। चलो, ये भी सही है। तो नहीं, यूनिवर्सिटी लाइफ में भी जब होते थे तो जैसे गर्ल्स कॉलेज के गिर्द इतने आप घूम रहे होते हैं तो वो भी आप चांद ही थे। अब हालात ऐसे आ गए हैं कि ना वो वक्त रहा ना अगले वाला वक्त रहा, दरमियान में कहीं घूम रहे हैं ना। उसके गिरफ्तारे घूमते हैं। चलो, सही है। अच्छा जी। सरकारी नौकरी अब मस्ट है। ये आपको जब सरकारी नौकरी में आ जाएंगे ना फिर पता लगेगा। फिर आप कहेंगे ये बिजनेसमैन ही ठीक होते हैं। तजारत ही सबसे बेहतरीन हल है। असल में ना दूसरे की प्लेट में जो पड़ा लड्डू है ना वो हमेशा बड़ा ही नजर आता है। लेकिन खैर, जिस भी हालात में हो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हर बंदा अपने अपने टाइम जोन के मुताबिक जो है ना वो अच्छा एक गुजार रहा है। कोई सख्तियां या कुछ ये चीजें होती हैं लाइफ में सिखाने के लिए होती हैं, लेकिन हर बंदे का एक अलग टाइम जोन होता है। और किसी की जॉब पहले हो जाती है, किसी की बाद में हो जाती है, इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। अब बड़ा अच्छा एक मैसेज इम्पोर्ट वो आता होता है ग्रुप्स में, आपने शायद पढ़ा भी होगा। बराक ओबामा 55 साल की उम्र में सदारत से मुस्तफी हुआ, प्रेसिडेंट से। जबकि डोनाल्ड ट्रंप 70 साल की उम्र में प्रेसिडेंट बना है। कितना बड़ा डिफरेंस है। एक बंदा अगर वो समझे कि यार वो तो 55 साल की उम्र में बन गया, और बरा जो डोनाल्ड ट्रंप है वो सर पकड़ के बैठ जाता,
कि भाई मैं भी सदर बनना है, या मैं हूं बढ़िया, नहीं तो जिंदगी खत्म होगी। वो 70 साल की उम्र में सदर बन गया। तो ये टाइम जोन होता है हर बंदे का। सम टाइम आपका एक कोई दोस्त होता है, वो जल्दी जॉब पे लग जाता है, उसकी फॉर एग्जाम्पल 50K सैलरी होती है, आप उसको हसरत भरी निगाहों से देखते हो, लेकिन 2-3 साल बाद आप लग जाते हो 1K सैलरी के ऊपर, और वो अभी तक 70,000 सैलरी पे ही होता है। तो ये टाइम जोन की बात होती है। बस वेट करें अपने अच्छे टाइम जोन का, अल्लाह ताला से जो है वो हक में अपने बेहतर मांगा करें, और कोशिश करें। हमारे जिम्मे सिर्फ कोशिश करना है। जो अगला रिस्क है या उसका रिवॉर्ड है ना, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो हम सिर्फ वही चीज करें जो हमारे हाथ में है ना। जो चीज हमारे हाथ में है ही नहीं, तो उसके लिए ना परेशान हमें होना चाहिए, ना जो है कोई उसके लिए शिकवा शिकायत करना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में ही नहीं है। हमारे हाथ में है सिर्फ चीजों के लिए कोशिश करना, वो कोशिश करें। बाकी अल्लाह पाक इन एदर वे किसी ना किसी वे में आपको रिवार्ड दे देता है। हो सकता है आपको खूबसूरत बीवी मिल जाए और वो कुछ मिले ना मिले तो। ये मैं महबूब आपको कह रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन हमें टाइम बीइंग, फॉर ए टाइम बीइंग, या जिस पीरियड में हम गुजर रहे होते हैं ना, हमें वो चीजें समझ नहीं आ रही होती। इंसानी ज़हन है ना, हम उन चीजों को नहीं अंडरस्टैंड कर पाते जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए डिवाइस की होती हैं। लेकिन आने वाले वक्त में हम देखते हैं कि जब अगर हम पीछे नजर दौड़ाते हैं कि यार अगर फलां चीज हमें नहीं मिली ना, तो वो बेसिकली हमारे हक में बेहतर नहीं थी। मेरी लाइफ में ऐसे बड़े सारे वाकयात हुए, अब वो शेयर तो नहीं कर सकता आप लोगों के साथ, लेकिन बड़ी सारी चीजें ऐसी हुई कि उस टाइम पे ऐसा लगता था कि यार ये तो जिंदगी बड़ी ज्यादती कर रही है मेरे साथ, बड़ा बुरा हो रहा है मेरे साथ। लेकिन 2 से 4 महीने बाद चीजों को जब देखा तो पता चला कि नहीं यार, वो वाली चीज अगर उस वक्त हो गई होती तो आज मैं बहुत ज्यादा ट्रबल में होता। आप भी अपनी लाइफ में ऐसी चीजें देखते होंगे जो इस तरह से हैं। बाकी ये चीज खुद के ऊपर भी होता है कि आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करें, सिर्फ हर वक्त जो है वो नाशुक्री में ना रहें। चले खैर, चांद से बात स्टार्ट हुई थी, चंदा से बात स्टार्ट हुई थी, और तारे शारे घूम घुमा के कहाँ पहुंच गए हम। जी बिल्कुल। फिर आ जाते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट तादाद में 5 हैं। ये वो प्लैनेट्स हैं जिनको हमने इस कैटेगरी से निकाल दिया। ये थोड़े से इररेगुलर शेप के होते हैं, और ये जो हैं जैसे इसके अंदर आ जाते हैं 5, आगे मैं आपको स्लाइड में दिखाऊंगा अभी। सीरस, प्लूटो, माकी माकी, हायोमा और आयरस। ये तादाद में 5 हैं, और प्लूटो भी इनमें शामिल हो गया। पहले ये 4 होते थे, प्लूटो को भी इसमें शामिल कर दिया गया। ये तादाद में टोटल 5 हो गए जो इंपॉर्टेंट वन है। फिर आ जाते हैं आपके कुछ टर्म्स हैं, मेटियोराइट, कॉमेट्स और ऑस्टेराइड। ये भी कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और होपफुली ये कल के लेक्चर में बताया जाएगा। आज के लेक्चर में इन सारों को हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो ये मेटियोराइड कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो सूरज के गिर्द घूमते हैं, कॉमेट्स कौन से ऑब्जेक्ट हैं, ऑस्टेरॉइड कौन से ऑब्जेक्ट हैं। तो इनको हम जो है वन बाय वन देखेंगे। इनमें वैसे जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो जो पेपर के हवाले से है, वो प्लैनेट्स का सबसे इंपॉर्टेंट होता है। प्लैनेट्स के बारे में वो आपसे ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो ये कंसेप्ट इसका समझ लीजिएगा। 1 मिनट, आप लोगों के मैसेज पढ़ लो। मैं जरा इमोशनल हो गया था, आपके मैसेज नहीं पढ़े इतने सारे। ड्वार्फ प्लैनेट्स बन गए ड्वार्फ प्लैनेट बन गए हम, टकरे खाते फिर रहे हैं। सही हो गया। हाँ जी। जो जॉब है ना, वो सिर्फ कह सकते हैं कि आपकी एक फैमिली पाल सकती है। जो बिजनेस है वो नस्लें पालता है, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। लेकिन ये है कि पहले सिक्योर, ये बड़ा प्यारा जुमला है कि फर्स्ट सिक्योर देन स्कोर। पहले अपने आप को सिक्योर कर लें। यही चीज मैं आपको कहता होता हूँ कि चाहे 14 ग्रेड की सीट है, 11 की, चाहे आपकी एमफिल पीएचडी है, इस चीज से रिगार्डलेस आप किसी ना किसी जीके बेस्ड जॉब को थ्रू प्रॉपरली तैयारी करके ना उसको सिक्योर कर लें। उसके साथ आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाती है, बाकी चीजें भी कुछ आपको एडवांटेज हासिल हो जाते हैं थ्रू एनओसी। आप गवर्नमेंट चैनल का हिस्सा बन जाते हैं, आपको काफी चीजें समझ आ जाती हैं। साथ फिर आप जो मर्जी कर सकते हैं, आप बाउंड तो नहीं होते। सरकारी जो नौकरियां इतनी कोई मुश्किल तो होती नहीं है, आप लोगों के सामने ही है। ओए ये नहीं पूछते होते महबूब। ओए आपका तो नाम ही देखो कितना प्यारा है, महबूब। हाँ जी, गॉड हैज ग्रेटर प्लान फॉर अस। चलें, अच्छी बात है, सीखें जी सीखें।
आपको स्टोरियां सुनाते रहूं हैं महबूब, पढ़ने पढ़ने का कोई दिल आपका नहीं होता, फिर कहते हो टेस्ट पास नहीं होता। चले, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जी। लड़कियां महबूब भाई कहती हैं, शक्ल भाइयों जैसी है ना, ये शक्ल का भी तो मसला आ जाता है, कुछ लोगों की शक्ल होती भाइयों जैसी है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं जी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो ये जो आपने प्लैनेट्स वाला पार्ट है ना, जो मैं आपको बताने लगा हूं, ये पास पेपर में भी बार बार क्वेश्चन आएंगे, रट्टा मार के तो आपको वहां पे भी याद हो जाते हैं। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सूरज के सबसे करीब कौन सा है, सूरज के सबसे दूर कौन सा है, ठीक है। अ, जमीन के सबसे करीब कौन सा है, ट्विन प्लैनेट किसको कहते हैं, कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है, हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, मॉर्निंग स्टार किसको कहते हैं, इवनिंग स्टार किसको कहते हैं। ये जितने क्वेश्चंस मैंने अभी बोले, ये सारे पास पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये आखिर में इस लेक्चर के आखिर में स्लाइड्स में मौजूद भी है। लेकिन अगर आज आज इसको कंसेप्ट वाइज तैयार कर लेंगे ना, तो ये सारी जिंदगी आपके काम आएंगे। ये कंसेप्ट समझिएगा। ये आ गया जी आपका सन। सन के गिर्द टोटल जो है 8 प्लेनेट मूव करते हैं। अभी हम सिर्फ प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे, बाकी सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो मैं आपको उनके बारे में कल बताऊंगा। इनमें से आप देखिए, ये चार कुछ छोटे छोटे प्लेनेट हैं, और इनके गिर्द कुछ पत्थर मौजूद हैं। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, वो वाले, ये देखिएगा। फिर उसके बाद चार आगे, और फिर उसके गिर्द भी जो है कुछ ये पत्थर से मौजूद है, ये देखिएगा। ये जो पत्थर हैं, पहले अगर हम इनकी बात कर लें, तो ये बेसिकली ऑस्टेरॉइड है। ऑस्ट्रॉइड एक ऑब्जेक्ट है, ये रॉक्स की मानिंद है। ये प्लैनेट और ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि इनका साइज उनसे छोटा है, इररेगुलर शेप में है ये रॉक की शक्ल में ही, चट्टानों की शक्ल में ही है। ये ऑस्टेरॉइड कहलाते हैं। इनका साइज छोटा भी हो सकता है, और इतना बड़ा भी हो सकता है कि पूरे एक शहर जितना भी इनका साइज हो सकता है। तो हमारे जो चार ये जो ये वाली बेल्ट है, इसको ऑस्टेरॉइड बेल्ट बोला जाता है। और ये वाली बेल्ट जो है, इसको क्यूपर बेल्ट बोला जाता है। तो प्लूटो कहाँ पे मौजूद था? प्लूटो अब हम में नहीं रहा, क्यूपर बेल्ट में। और जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, वो कहाँ पे मौजूद है? मार्स और जुपिटर के दरमियान। ये भी इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू है। अभी आपको मार्स और जुपिटर इनमें नहीं पता चल रहा होगा। फिलहाल ये मार्स है और ये वाला जुपिटर है। अभी आपको इनके सारों के नाम भी याद हो जाएंगे और तरतीब भी याद हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए ये याद रखें कि पहले चार के दरमियान एक बेल्ट है ऑस्ट्राइड की, चट्टानों की, उसको कहते हैं ऑस्ट्राइड बेल्ट। उसके बाद अगले चार प्लेनेट हैं, उनके बाहर एक बेल्ट मौजूद है जिसमें प्लूटो मौजूद होता था, और वो उन चट्टानों से टकराता रहता था। उस बेल्ट को बोलते हैं क्यूपर बेल्ट। ठीक है जी। अब ये समझाने का मकसद आपको क्या है कि ये बेल्टों के दरमियान चार चार प्लेनेट, इनको बेसिकली अलग अलग तरीके से हम डिवाइड करते हैं। ये वाले चार जो हैं वो कहलाते हैं इनर प्लेनेट। इनर या टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। ये वाले चार जो हैं वो आउटर प्लेनेट कहलाते हैं। नींद तो नहीं आ रही? रमजान में असल में बंदा थक थुक भी जाता है, ये बड़ा मसला होता है। रोजा रखने के बाद ना, अफ्तारी के बाद सम टाइम तो मेरी आंख बड़ी मुश्किल से खुल रही होती है लेक्चर देने के लिए। नहीं, सच्ची बात है, जो सच्ची बात है वैसी ही होनी चाहिए। तो ये जो है ना, अंदर वाले चार, इनको इनर या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। और जो बाहर वाले चार हैं, उनको आउटर प्लैनेट बोला जाता है। अब एक तो ये है कि इनके दरमियान में बेल्ट मौजूद है। दूसरे नंबर पे कुछ फर्क ये है, ये जो अंदर वाले टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है रहने की जगह, ये ठोस है, इनके ऊपर रहा जा सकता है। ये जो बाहर वाले चार हैं, ये गैसेस के बने हुए हैं, इनके ऊपर रहा नहीं जा सकता, ये गैसेस हैं। आप हैरान होंगे, जो सूरज जिसको आप देखते हैं डेली बेसिस पे,
जो आपका सन है वो कोई ठोस चीज नहीं है, वो सिर्फ गैसेस का मजमूआ है, हीलियम और हाइड्रोजन का। हमें नजर आ रहा है ना सूरज, ये कोई ठोस चीज नहीं है, ये कुछ गैसेस हैं जो हवा में मुअल्लक है। और सूरज का कलर क्या है, कोई बता सकता है ओरिजिनल कलर क्या है सूरज का, सन का? हाँ जी, वाइट। नहीं, रेड नहीं है, वाइट कलर है जी सूरज का। ओ खैर। समझ आ रहा है मुझे कि आपको भाई क्यों कहती हैं, बनता है आपको भाई कहना, और अकेला भाई कहना, भाई जान कहना भी नहीं। और ब्लू कलर कहाँ से आ गया यार? चलो रेड, येलो या इस तरह का कोई शेड दे दो, मेजेंटा मजुंटा जो होता है। ब्लू कहाँ से डाल दिया यार आपने? अच्छा, ये जो सन है ना, बेसिकली वाइट कलर का है, लेकिन जब ये इसकी रेज स्कैटर्ड होके हमारे एटमॉस्फेयर में से गुजर के हमारे पास आती हैं, तो हमें ये रेड या ऑरेंज कलर का नजर आता है, या येलो कह लें आप। तो लेकिन इसका जो ओरिजिनल कलर है वो वाइट है। कभी आप ब्लैक ग्लासेस लगा के सूरज की तरफ देखिएगा तो आपको वाइट ही नजर आएगा। तो सूरज भी जो है वो गैसेस का मजमुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम का, ये कोई ठोस चीज नहीं है। अच्छा, ये जो अंदर वाले चार हैं ये साइज में एक तो छोटे हैं और सॉलिड है। बाहर वाले जो चार हैं वो गैसीय हैं, और सबके गिर्द आप देखिए रिंग्स बनी हुई हैं, मतलब इनकी मंगनियां हुई हुई हैं। लेकिन इनमें से एक को रिंग प्लेनेट सिर्फ बोला जाता है, तो चारों के गिर्द आप देखिए बरीक बरीक आपको नजर आ रही होगी, लेकिन इसके गिर्द वाजिया है सैटर्न, तो इसको रिंग प्लेनेट बोला जाता है। अब हमने कुछ जो है ना, हर प्लेनेट के बारे में कुछ चीजें याद करनी है। वो चीजें याद करने के लिए जरूरी है कि हमें तरतीब पता हो प्लैनेट्स की। हमें पता हो इन चार का क्या नाम है, इन चार का क्या नाम है। तो पहले वाले का नाम है मरकरी, दूसरे वाले का नाम है वीनस, तीसरे का अर्थ, चौथे का मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। ये अगर आप उर्दू के अंदर पढ़ा था कभी तो अतारस, जोरा, जमीन, मुरीख, मुश्तरी, वो वाला सिस्टम था, लेकिन पेपर अब इंग्लिश में होते हैं तो आपको इंग्लिश में याद रखना है। दोबारा नाम रिपीट करता हूँ, और आपको ये याद होने चाहिए, तभी आपको प्लैनेट से मुतालिक इंफॉर्मेशन याद होगी। और अभी आपको एक एक्रोनीम, एक वो बताता हूँ जिसके जरिए आप प्लैनेट्स के नाम ना इजीली याद कर लेंगे। जब आप याद ये कर लेंगे ना, तो प्लैनेट से मुतालिक जितने क्वेश्चन आते हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इसके लिए एक फार्मूला है, माए से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से जो है सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। और ये फिक्रा क्या बनेगा, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। ये एक आपने एक्रोनिम याद कर लेना है, नेमोनिक याद कर लेना है। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल। माई का एम से मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। अगर ये आप स्लाइडें दूंगा तो आप याद कर लेंगे। अगर यहाँ पे अगर हम इसको लिख लें फॉर ए टाइम, मरकरी, वीनस, तीसरे नंबर पे हमारी जमीन आती है अर्थ, फिर इसके साथ मार्स आता है जहां पे बार बार मरीख पे जाने की कोशिशें की जाती हैं, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून।
ठीक है जी। अब याद करना शुरू करें जो चीजें पेपर में आती हैं। सूरज के करीब तीन प्लेनेट कौन सा है? मरकरी। सूरज के करीब तरीन प्लेनेट कौन सा है? मरकरी। सूरज से दूर तरीन प्लेनेट कौन सा है? नेपच्यून। अच्छा जी। सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? जुपिटर। साइज में देखें सबसे बड़ा जो है वो जुपिटर है। रिंग प्लेनेट किसको बोला जाता है? देखिए सबसे ज्यादा रिंग जो बनी हुई है इसके गिर्द है, सैटर्न। और ये जो बाहर वाले चार है ना, रिंग सबके गिर्द है। ये बेसिकली गैसेस ज्यादा है इनमें, जब ये घूमते हैं तो कुछ गैसेस बल्ज आउट होती हैं और वो इनके गिर्द रिंग्स ही बना लेते हैं। तो रिंग प्लेनेट कौन सा हो गया आपका? सैटर्न। सबसे ज्यादा ठंडा प्लेनेट कौन सा है और सबसे ज्यादा गर्म प्लेनेट कौन सा है? इसमें बज़ाहिर देखने में तो ये नजर आ रहा है कि सूरज के सबसे करीब मरकरी है, तो मरकरी सबसे ज्यादा गर्म होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जो सबसे ज्यादा हॉट प्लेनेट है वो वीनस है। उसकी वजह है, जो मरकरी है उसके गिर्द गैसेस नहीं है, जिसकी वजह से जो सन रेज उस पर पड़ती हैं वो ट्रैप नहीं होती, वो उसकी सतह पे गिरती हैं और वापस चली जाती हैं। जबकि जो वीनस है उसके गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर मौजूद है, सूरज की शुआओं को वो ट्रैप कर लेता है। जितनी आती हैं वो ट्रैप हो जाती हैं, और मजीद जो आती हैं वो भी ट्रैप होती हैं, कुछ वापस जाती हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा गर्म होता जा रहा है। तो वीनस जो है वो हॉटेस्ट प्लानिट है। और इसके मुतालिक कोई 10 किस्म के पॉइंट हैं जो वीनस के बारे में पूछे जाते हैं। हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वीनस। ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वीनस। मॉर्निंग स्टार किसको कहा जाता है? वीनस को। क्योंकि सुबह के टाइम जब सूरज निकल रहा होता है ना, समटाइम ये आंख से नजर भी आ जाता है। लेकिन वो जाहिर बात है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो, हमारी तो आंखें सुबह के टाइम वैसे नहीं खुल रही होती है, हमें तो सामने वाली चीज नजर नहीं आ रही होती, तो वीनस का नजर आना है। इसको मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, इसको इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। जब सूरज गुरूब हो रहा होता है तब भी ये स्टार की मानिंद आपको नजर आ सकता है। इसको हॉटेस्ट कौन कौन सी चीजें होगी? हॉटेस्ट प्लानिट, ब्राइटेस्ट प्लानिट, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। जमीन का सिस्टर प्लानिट भी वीनस को कहते हैं। जमीन का सिस्टर प्लैनेट, सिस्टर प्लैनेट जमीन का कौन सा है? वो वीनस है। जो है देखने में तो जो है वो ये ना साइज में तकरीबन करीब करीब है जमीन के, इस वजह से इसको कहते हैं। ये कोई बता सकता है जमीन के सबसे करीब प्लैनेट कौन सा है? हाँ जी, सेम साइज की वजह से। जमीन के सबसे करीब प्लैनेट कौन सा है? मार्स नहीं जी, मार्स नहीं है। अगर मार्स नहीं है तो फिर क्या कौन सा हो सकता है? वीनस। वीनस भी नहीं है। यहाँ पे आके बंदे का साइंस के ऊपर से एतबार उठ जाता है। अर्थ के सबसे करीब जो प्लानिट है वो मरकरी है। ये एमसीक्यू बड़ी दफा आता है पेपर में। अब देखने में तो ये लग रहा है पहले नंबर पे मरकरी है, दूसरे पे वीनस है, जमीन तीसरे नंबर पे है। लेकिन जब ये ऑर्बिट करते हैं ना, सूरज के गिर्द घूमते हैं, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे ये देखिए, अगर ये यहाँ पे एक तो खपखानी बड़ी हो गई भी है, ये मैंने जो चीजें बना दी हैं इनको मिटा देते हैं। अब तो कुछ आपके नाम में जेन में इन चीजों के नाम भी आगे होंगे कुछ इनके। जब ये देखिए ये रोटेट करता हुआ इधर आएगा, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे आएगा, और ये रोटेट करता हुआ इस पॉइंट पे आएगा, तो इन दोनों का फासला जो है वो कम कम से कम रह जाता है। ये मतलब आगे जाके इनका जो फासला है, डिस्टेंस है, वो वीनस इनसे दूर हो जाता है, क्योंकि ऑर्बिट कर रहे हैं ना, थोड़ा सा अलिप्टिकल ऑर्बिट है, पूरा राउंड नहीं है। तो वीन मरकरी और अर्थ करीब पड़ जाते हैं। तो ये एमसीक्यू बड़ी दफा पेपर में आता है, और ज्यादातर हमें कंफ्यूजन यही होती है, क्योंकि हम ज्यादातर मरीख पे जाने की कोशिशें करते हैं, मार्स पे, क्योंकि वहां के कुछ हालात सूटेबल हैं रहने के लिए।
वरना जो वीनस है और मरकरी है वहां पे तो गर्मी बहुत ज्यादा है ना, वहां रहा ही नहीं जा सकता। लेकिन इसका जवाब ये है कि जो ऑर्बिट पाथ सेम, ऑर्बिट पाथ तो सेम ही है, लेकिन उस ऑर्बिट पाथ में मरकरी और अर्थ करीब पड़ते हैं बानिस्बत वीनस और अर्थ के। है ऑर्बिट पाथ सेम, लेकिन ये सारे इकट्ठे नहीं घूम रहे, आठों एक ही लाइन में नहीं घूम रहे, कोई आगे है कोई पीछे है। इनका जो रोटेशन का पीरियड है वो भी अलग अलग है। कोई जमीन 365 दिन में मुकम्मल करती है, कोई 88 डेज में मुकम्मल कर लेता है, किसी को 4 4 साल लग जाते हैं। हर किसी का अपना अपना, वो जो बात हो रही थी ना, हर किसी का टाइम जोन अपना अपना है, तो इनका भी टाइम जोन अपना अपना ही है। हाँ जी, डायरेक्शन सेम होती है। एक इनमें से है मेरा ख्याल जिसकी डायरेक्शन बाकियों से जो है ना वो डिफरेंट है, वो देखना पड़ेगा वो कौन सा है। 11 मेरा ख्याल है सेम डायरेक्शन के अंदर ही इसमें मूव करते हैं। शायद वीनस ही है मेरा ख्याल, शायद। ये मेरा ख्याल पास पेपर्स में भी आया होगा ना। वेस्ट टू ईस्ट, बाकी सारे वेस्ट टू ईस्ट हैं। वीनस जो है उसका शायद मेरा ख्याल है क्लॉकवाइज करता है। ब- बाकी सारे एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। क्लॉक यूं घूमता है ना, ऐसे, ऐसे घूमता है। तो जो वीनस है ना वो सिर्फ क्लॉकवाइज घूमता है, बाकी सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। मतलब कि ऐसे। इन 8 में से 7 सेम डायरेक्शन में घूमते हैं, और वीनस आपका मेरा ख्याल है पास पेपर्स में अभी आया होगा, आपने पढ़ा होगा। ठीक है। अब हमें ये पता चल गया सबसे करीब प्लेनेट जो है वो मरकरी है, सबसे दूर जो है वो नेपच्यून है। जो है आपका सबसे बड़ा प्लैनेट जो है वो जुपिटर है। रिंग प्लैनेट जो है वो सैटर्न को बोला जाता है। जमीन के सबसे करीब तीन प्लैनेट मरकरी है। सबसे गर्म प्लैनेट जो है वो वीनस है। मरकरी नहीं है क्योंकि वो उसके गिर्द गैसेस नहीं है, वो सूरज की हीट को ट्रैप नहीं कर पाता। वीनस सबसे गर्म है जिसकी वजह से उसको हॉटेस्ट, ब्राइटेस्ट, और इसके अलावा मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये सारे लकब दिए जाते हैं। और सबसे कोल्डेस्ट कौन सा है? इन दोनों में ना कंफ्यूजन है, कोई सोर्स कहता है नेपच्यून, कोई कहता है यूरेनस। ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। मैं हूं तो यूरेनस के साथ जाऊंगा अगर एमसीक्यू में आए। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर के माइंड पे होते हैं। एग्जामिनर ने यूरेनस को मान लिया तो यूरेनस है, नेपच्यून को मान लिया तो नेपच्यून है, उसने की में जो सेट कर दिया। और ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि कुछ क्वेश्चन डिस्प्यूटेड भी होते हैं, और हर पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके दो जवाब बन रहे होते हैं। और जो एग्जामिनर, अब उनको हम पहले डिसाइड कर ही नहीं सकते। जो एग्जामिनर उनको डिसाइड करता है कि उसने क्या देना है। अब आप नेट पे सर्च करें, कहीं पे आपको नेपच्यून मिलेगा, कहीं पे आपको यूरेनस मिलेगा, लेकिन जो ज्यादा सोर्सेज में हमें मिलता है वो यूरेनस मिलता है। यहाँ पे कुछ मिथेन गैसेस वगैरह मौजूद हैं, उसकी वजह से कुछ रीजंस दी जाती हैं कि नेपच्यून ऑल दो सबसे दूर तो नेपच्यून है, लेकिन यूरेनस जो है वो कोल्डेस्ट है। बाकी इस पे आप मजीद भी सर्च कर लीजिएगा। मैं मेरी तरफ से जो मुझे लगता है वो यूरेनस ही है। देखिए ना, उसका कलर भी थोड़ा वाइट वाइट नहीं है, आईसी आईसी सा। अच्छा, लास्ट हम पॉइंट डिस्कस करते हैं, इसके बाद लेक्चर को एंड करते हैं, काफी टाइम हो गया। कलर के हिसाब से जमीन को ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। ये ब्लू कलर का नजर आता है क्योंकि जमीन पे कितने परसेंट वाटर है? 71%। तो जब खला में इसको देखा जाता है तो ये ब्लू नजर आता है।
मार्स को रेड प्लैनेट बोला जाता है। रेड प्लैनेट इसलिए बोला जाता है, ये ऑलमोस्ट रेड नजर आता है, इस पे एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, जंग लगना। जैसे किसी चीज को जंग लगता है तो उसका कलर ब्राउनिश सा रेड सा हो जाता है, तो इसके ऊपर भी ऑक्सीडेशन हो रही है जिसकी वजह से ये रेड है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक सवाल है, रेड स्पॉट किस पे पाए जाते हैं? तो वो मार्स के ऊपर पाए जाते हैं। क्वेश्चन में डिफरेंस है। ओ सॉरी, मार्स तो ये आ गया ना, जुपिटर। रेड स्पॉट वो पूछता है किस प्लेनेट पे पाए जाते हैं। रेड स्पॉट जो हैं वो जुपिटर पे पाए जाते हैं, जबकि रेड प्लैनेट मार्स को बोला जाता है। और ये वही दो प्लैनेट हैं जिनमें रेड रेड का जिक्र आ रहा है। मार्स और जुपिटर के दरमियान ही ऑस्टेरॉइड बेल्ट है, ड्यू टू स्टॉर्म्स। हाँ जी। और आखिरी पॉइंट डिस्कस करते हैं जी, ग्रीन प्लैनेट। ये कलर्स के हिसाब से जमीन हो गया ब्लू, मार्स हो गया रेड, और यूरेनस हो गया ग्रीन। ये ग्रीन लगता है, इसके ऊपर मीथेन गैस मौजूद है। उस मीथेन गैस की वजह से इसका कलर जो है वो ग्रीन टाइप नजर आता है, तो इसको ग्रीन प्लेनेट बोला जाता है। तो ये जी हमारा आज का लेक्चर था। किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो? हाँ, ये नन वाला ऑप्शन भी तंग करता है, नन का ऑप्शन बिल्कुल तंग करता है, आप सही कह रहे हैं। वो नहीं, लास्ट मंथ सोलर से होना चाहिए, लेकिन दरमियान में कुछ रीजंस भी आ जाती है ना। अब मीथेन गैस की वजह से वो ठंडा होता है थोड़ा। अब देखने में तो मरकरी सबसे गर्म होना चाहिए, लेकिन सबसे गर्म वीनस है, सबसे करीब है ये। अब गर्म और ठंडे होने में ना डिफरेंस है इन पॉइंट्स में। इसका तल्लुक नजदीकी से नहीं है सूरज के साथ, इसके पीछे अलग फिनोमिनाज है। ग्रीन प्लेनेट जो है यूरेनस है। लाइफ ऑफ प्लैनेट्स का क्या मतलब है? प्लैनेट की डेफिनेशन, डेफिनेशन में ये था कि इनको ऑलमोस्ट राउंड होना चाहिए, इनको ऑर्बिट करना चाहिए सन को, और ऑर्बिट के दरमियान इनकी कोलिजन नहीं होनी चाहिए किसी और ऑब्जेक्ट से। नो कोलिजन। तो जो प्लूटो था ना, नाइन्थ वन, उसकी कोलिजन होती थी आस्ट्रॉइड से, जिसकी वजह से इसको इस डेफिनेशन से निकाल दिया गया। जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? प्लान लाइफ ऑफ प्लैनेट्स का मैं मतलब नहीं समझा आपका। अगर हर किसी की उम्र पूछना चाह रहे हैं, ये तो बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। ये तो बिलियंस ईयर्स, किसी किसी की कोई 1.5 बिलियन ईयर अगो है, कोई जो है कितने बिलियन ईयर्स अगो है। ये जो निज़ाम शमसी बना है, ये ऑलमोस्ट 4.5 बिलियन अगो बना है, 4.5 अरब साल पहले। फिर ऐसा ऐसा ये जो डिफरेंट इसमें हैं ऑब्जेक्ट्स, वो फॉर्म होना शुरू हो गए, जिनमें से जो अर्थ है वो 1.5 बिलियन साल पहले, 1.5 बिलियन ईयर्स अगो बनी है। क्यूपर बेल्ट लास्ट में है, ये किसी प्लैनेट्स के दरमियान में नहीं है। सबसे आखिरी बेल्ट नेपच्यून के बाद आती है। बिग बैंग थ्योरी इज ट्रू और फॉल्स? जो देखे, थ्योरी वो ही होती है, लॉ, साइंस साइंस में लॉ वो होता है जो प्रूव हो जाएगा, और थ्योरी कहते हैं मफरूजे को, जिसको आप एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव ना कर सकें, वो एक मफरूजा हो। लेकिन
जमीन की क्रिएशन के बारे में जो मोस्ट ऑथेंटिकेटेड थ्योरी है वो बिग बैंग ही है। और इसमें साइंस और इस्लाम का कोई तसादुम नहीं है। हो सकता है अल्लाह पाक ने जमीन बिग बैंग के जरिए बनाई हो। बिग बैंग थ्योरी का कंसेप्ट मैं आगे आपको एक अगले लेक्चर में समझाऊंगा। हमारा डिस्कवरीज के ऊपर एक लेक्चर होगा एवरीडे साइंस का ही। उसमें मैं आपको बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताऊंगा। गॉड ऑफ अर्थ जो है प्लेनेट, वो बेसिकली बोला जाता है, मेरा ख्याल जुपिटर को। जुपिटर को बोला जाता है कि मार्स को बोला जाता है। जमीन की तरफ जो ऑस्ट्रॉइड आते हैं ना, जमीन से टकराने के लिए, क्योंकि ये पत्थर जो हैं, तो उनको रोकने के लिए, ये मार्स है या जुपिटर है, इसका कंफर्म कीजिएगा। मेरा ख्याल है जुपिटर ही है। हाँ जी, ये बड़ा है ना साइज में। तो ये जो पत्थर आते हैं ना डिफरेंट, वो जुपिटर से टकरा जाते हैं, वो जमीन तक नहीं पहुंच पाते। तो इसको गार्ड ऑफ अर्थ कहा जाता है, जमीन का मुहाफिज सियारा। अगर डायरेक्शन देखें तो जो मतलब देखते हैं ना, वो ये सारी थ्योरियां आज ये ब्लैक होल थ्योरी भी समझ ली है आपने। ब्लैक होल डिस्कवरीज में मैं आपको ये जो थ्योरीज है ना, ये इनके ऊपर रोशनी डाल दूंगा। जुपिटर साइज में बड़ा है ना, उसके साथ जो टकराती हैं चीजें आमतौर पे, वो डेवर दाएं बाएं कर जाती हैं। उसका साइज भी तो बड़ा है, सबसे लार्जेस्ट है ना। अब एक स्मॉलेस्ट चीज के साथ आके कोई चीज टकराएगी, छोटी चीज का नुकसान जो है वो ज्यादा होता है। बड़ी चीज का नुकसान आमतौर पे कम होता है। बस के साथ अगर बाइक टकराती है तो बाइक का नुकसान होता है ना, बस का नुकसान तो नहीं होता। लेकिन अगर बाइक जो है वो साइकिल में लगेगी तो साइकिल का नुकसान होगा। तो आप समझ लें जमीन साइज में छोटी है, उसके साथ अगर एस्ट्रॉइड टकरा गया तो कुछ रहना नहीं। लेकिन चूंकि जुपिटर को आप समझ लें बस है, उसके साथ अगर बाइक्स आके टकराती हैं तो उतना नुकसान उसको नहीं होता। हाँ जी, ये जो है ना तरतीब जिस तरह से है, बंदा हैरानो परेशान हो जाता है। आप देखेंगे ये सारे सियारे मूव कर रहे हैं इसके गिर्द, सूरज के गिर्द, और इन सारे सियारों के गिर्द इनके चांद भी गर्दिश कर रहे हैं ऐसे। और ये सारे भी मूव कर रहे हैं, ये सब घूम भी रहे हैं। इनके जो मून है वो भी घूम रहे हैं, और ये सूरज के गिर्द भी घूम रहे हैं, और सूरज आगे मिल्की गैलेक्सी वे के गिर्द भी घूम रहा है। बड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। अकल दंग रह जाती है कि कितनी तरतीब से चीजें जो हैं वो घूम रही हैं, और आपस में इनकी कोलिजन नहीं होती, टकराते नहीं है। और अगर टकराएं तो जाहिर बात है लाइफ एंड होने की तरफ ही आती है, जिसको क्यामत बोला जाता है। तो बड़ा एक मुनज्जम तरीका कार है जिस तरीका कार से ये चीजें मूव हो रही हैं। सूरज भी मूव कर रहा है, वो मिल्की गैलेक्सी वे के गिर्द मूव कर रहा है। प्लैनेट्स सूरज के गिर्द मूव कर रहे हैं, मून प्लैनेट्स के गिर्द मूव कर रहे हैं। फिर ये ऑस्टेरॉइड, मेटेओराइड और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो मूव कर रहे हैं। तो एक, और ये सिर्फ हमारी एक गैलेक्सी है जिसको मिल्की वे गैलेक्सी बोला जाता है। दुनिया में 100 बिलियन गैलेक्सी हैं। 100 बिलियन, सिर्फ बंदा सोच सकता है। और हमारी गैलेक्सी एक छोटी गैलेक्सी है। इससे बड़ी बड़ी गैलेक्सियां, इससे बड़े बड़े सितारे, इससे बड़े बड़े सियारे दुनिया में मौजूद है। तो जो कायनात है वो बहुत बड़ी है। कायनात लड़की का नाम नहीं ले रहा, आपकी टीचर नहीं, उम्र में जो बड़ी है। कायनात से मुराद कायनात यूनिवर्स। और उस यूनिवर्स में आपकी इतनी सारी गैलेक्सी हैं, जिसमें हम एक सिर्फ गैलेक्सी मिल्की गैलेक्सी वे में रहते हैं, जिसमें हमारा वजूद सिर्फ ये है, इतना सा। इसमें हम कहाँ पे मौजूद हैं, जमीन को ही हम इतना बड़ा समझते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाना हो तो घंटों का सफर लग जाता है। और दुनिया कायनात की जो वुसअत है उसका आप अंदाजा ही नहीं कर सकते। चले, मेरा ख्याल है कि खत्म करते हैं। आसपर गैलेक्सी, सैमसंग गैलेक्सी।
हाँ ये भी ठीक है। हाँ जी, सूरह रहमान बिल्कुल। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओगे। चलें ठीक हो गया जी, ओके। अल्लाह हाफिज।